हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर 4 देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टर्म जो एरर एनालिसिस का हमें समझना चाहिए वो है ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? व्हाट इज ट्रू वैल्यू हमने लिख रखा है, व्हाट इज ट्रू वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये आती है, जब हमें भी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन पहली बार पढ़ाया गया था और जब कभी टीचर ने ट्रू वैल्यू की चर्चा की थी, ओके, मेजरमेंट में, या फिर हमने बुक में जब ट्रू वैल्यू पढ़ा था, ट्रू वैल्यू मीन्स हिंदी इसका बोले तो हम इसका हिंदी क्या होगा? सत्यमान। ओके, तो देखिए हमारे दिमाग में ये आया था कि अगर ट्रू वैल्यू हमें पता है ही तो हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, है ना। ये हमारे दिमाग में वो बात इस समय आई थी, जब हमने पढ़ाई किया था उस समय ये बात आई थी कि अगर ट्रू वैल्यू हमें पता है तो मेजरमेंट हम क्यों कर रहे हैं। तो वास्तव में ट्रू वैल्यू पता नहीं होता। ओके, हम ट्रू वैल्यू कई बार क्या है कि थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। जो डेफिनेशन है ट्रू वैल्यू उसको हम एक बार पढ़ते हैं, उससे कुछ बातें हमें समझ में आएंगी। इट इज डिफाइंड एज टर्म टू ट्रू वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट measured value when the average deviation due to various contributing factors tends to zero. ओके, तो मैं एक बार फिर से इसको रीड करता हूं और इसके हिंदी में बताऊंगा आपको। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या है कि आपको किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर उसी क्वांटिटी को हम क्या है कि इनफाइनाइट बार मेजर करें। टोटली थियोरेटिकल और आइडियल बात हो रही है, यहाँ पर प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही है। ट्रू वैल्यू जो है ना आपका प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका कैलकुलेशन इम्पॉसिबल ट्रू वैल्यू का, ठीक है ना। इसकी क्या है कि हम जस्ट एक थ्योरेटिकल फॉर्म में चर्चा कर रहे हैं ट्रू वैल्यू के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर किसी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है और उसका हम इनफाइनाइट बार मेजरमेंट लें और सभी मेजरमेंट का हम क्या करें, उन सभी मेजरमेंट्स का हम क्या निकालें, एवरेज निकालें, तो जो एवरेज वैल्यू आएगा ना वो क्या होगा? हमारा ट्रू वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। क्योंकि वो क्या होगा, जब इनफाइनाइट बार हम मेजर करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो वास्तव में जो वैल्यू है, उसका जो ट्रू वैल्यू है ना, उसके नीचे भी आपका मेजर्ड वैल्यू भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। ओके, और ये जब कई बार लेंगे और सबका जब हम एवरेज निकालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एवरेज है ना, ये क्या है कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है ना, उसके बहुत ही क्लोज आए। इसलिए हम क्या है कि ऑलमोस्ट इसको क्या बोल रहे हैं, हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए हमारा कोई करंट है जिसका एक्चुअल ट्रू वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर, और हमने मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने हमने किया तो कई बार हमारे जो वैल्यूज आए कितना आ गया, 9.995, 9.992, 9.993, और इधर आपका 10.001, 10.002 और 10.003। ओके, जब सबका एवरेज लेंगे, ठीक है ना, सबका एवरेज मीन्स आप जब क्या करेंगे, 10.001 प्लस 10.002 प्लस 10.003, ऐसे ही सब आप सबको ऐड करेंगे, 9.993 प्लस 9.992 प्लस 9.99, आपका कितना, 5, है ना। डिवाइडेड बाय कितने क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6। जब इसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो है ना ऑलमोस्ट क्या है कि बहुत ही क्लोज आएगा किसके, 10 के, है ना। ये क्या है, बहुत ही क्लोज आएगा 10 के। आप क्या है कि इसको, है ना, वीडियो पॉज करके निकाल के देखना, कि ऑलमोस्ट क्या आएगा, वेरी क्लोज टू 10, ठीक है ना। तो ये ट्रू वैल्यू का डेफिनेशन है। वास्तव में ट्रू वैल्यू पता नहीं होता। ये क्या है कि न्यूमेरिकल में आपको दिए गए होंगे, ठीक है ना, उसके सापेक्ष, उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या है कि एरर की एनालिसिस करनी पड़ेगी, मेजर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करके, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल देखें तो और इसमें आपको सब बातें समझ में आने लगेंगी। तो ट्रू वैल्यू का तो क्या, हमें यहाँ पर डेफिनेशन देख लेना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है ट्रू वैल्यू का, कि अगर हम किसी क्वांटिटी को इनफाइनाइट बार मेजर करें और जो मेजर्ड वैल्यूज है उनका अगर हम क्या करें, एवरेज लें, तो जो एवरेज वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ओके, सो दैट्स एनफ फॉर ट्रू वैल्यू। ओके, इससे ज्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करना है। इसके बाद से देखिए मेजर्ड वैल्यू। ओके, मेजर्ड वैल्यू किसको बोलते हैं? इट इज द वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ये तो जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि मेजर्ड वैल्यू किसे बोलेंगे, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट कि से हम अगर किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो जो भी आपकी रीडिंग दिख रही है ना, वो आपका क्या है कि मेजर्ड वैल्यू होता है। जो भी रीडिंग दिख रहा है ना, उस मेजरमेंट का वो रीडिंग जो है ना आपका क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू होगा, ठीक है ना बेटा। तो देखिए, अब इसके बाद से क्या है कि हम एरर एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। स्टैटिक एरर, इट इज ऑल्सो नोन एज एरर, सिंपली एरर और एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, स्टैटिक एरर भी बोलते हैं और सिंपली एरर भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ओके, इसका डेफिनेशन क्या होता है?
ये क्या है कि आपके मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है ना उसका अंतर होता है, उसका डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है हमारा कि ये डेल ए इक्वल्स टू डेल ए एम माइनस ए टी। यहाँ पर ए एम क्या है आपका मेजर्ड वैल्यू और ए टी क्या है बेटा आपका ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू में से हमने ट्रू वैल्यू घटाया तो जो क्वांटिटी आया ना उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरर, स्टैटिक एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर। मोस्ट उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, मैं यहाँ पर लिखूं, अगर यहाँ पर तो देखिए हमने क्या लिखा, डेल ए इक्वल्स टू ए एम माइनस ए टी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना। थोड़ी सी दिमाग में यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें मेजर्ड में से ट्रू घटाना है। ठीक, वैसे आप ट्रू में से मेजर्ड घटाएंगे तो भी आपको एरर मिल जाएगा, लेकिन जो कन्वेंशन है जो सभी लोग करते आ रहे हैं वही हमें भी फॉलो करना चाहिए। और हमें फॉलो ये करना चाहिए कि मेजर्ड में से ट्रू को घटाना चाहिए। तो हमें जो मिलेगा क्वांटिटी उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टैटिक एरर या फिर सिंपली एब्सोल्यूट एरर। ओके बेटा, तो देखिए इसके बाद से जो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा इस एरर एनालिसिस में, एक और बात यहाँ पर आती है, लिखा गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए। द एब्सोल्यूट एरर इज ऑफ नो मोर इंपॉर्टेंस, है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। जो एब्सोल्यूट एरर है इसका कोई महत्व नहीं है। कैसे खास महत्व नहीं है? एज इट डज नॉट इंडिकेट अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि ये मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है ना उसको नहीं बताता है। अब कैसे नहीं बताता है? ठीक, हमने बात यहाँ पर क्या कही, बात आपको ये कही कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना वो उसका कोई खास महत्व नहीं है। वो इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि क्या है, वो एक्यूरेसी को इंडिकेट नहीं करता। भाई कैसे इंडिकेट नहीं करता, इस बात को भी देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मेजरमेंट हुआ और मेजरमेंट का एरर कितना आ गया हमारा, डेले कितना आ गया। डेले को देखिए हम क्या है कि ऐसे एप्सिलॉन नॉट से भी, एब्सोल्यूट एरर को एप्सिलॉन नॉट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या आपके न्यूमेरिकल में ऐसा सिंबल आ जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्या है कि जितने सिंबल यूज किए जाते हैं बुक्स में और एग्जाम से पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर एक बार लिख देने की थोड़ी प्रयास की जा रही है। ठीक है, तो डेल ए क्या आपका डिफरेंस, ये डेल ए किसके बराबर है, डेल एम माइनस सॉरी ए एम माइनस ए टी के बराबर है। ए एम माइनस ए टी के बराबर है, ये वाला है कि नहीं, ये इसके बराबर है। ओके, तो ये जो आपका एरर है ये यहाँ पर क्या है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 एम्पियर दिया गया है, प्लस माइनस 2 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो केस हम कंसिडर करते हैं। अगर मान के लिए हमारे जिस करंट को मेजर करना है ना वो 1000 एम्पियर के रेंज में है, क्या आपका 1000 एम्पियर के रेंज में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1000 एम्पियर के रेंज में है और एरर कितना आ गया आपका भाई 2 एम्पियर का। एरर कितना आ गया 2 एम्पियर का। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कैसे नेग्लिजिबल है? क्या कि अगर आप इसकी परसेंटेज एरर निकालें तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन आपका ए। ठीक है ना, और डेल ए अपॉन ए को आप यहाँ पर देखिए, डेल ए कितना आपका प्लस माइनस 2 एम्पियर, ए कितना आपका 1000। ओके, तो 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1000 ये कितना आता है 0.02, या फिर परसेंटेज में अगर लिखें इसमें 100 से गुणा करके तो कितना आएगा 0.02%। तो सिंपल सी बात है, अगर एरर कितना आ रहा है 0.02%, तो ऑलमोस्ट ये जो एरर है ना नेग्लिजिबल है। एरर क्या आपका नेग्लिजिबल है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो करंट जिसको मेजर करना वो क्या है 1000 एम्पियर के रेंज में है। ठीक है, दूसरी एक और केस यहाँ पर क्या है देखिए हमने कि मान चलिए हमारा जो करंट है ना वो 1000 नहीं 10 एम्पियर के रेंज का है, 10 एम्पियर के रेंज का है। और इस केस में भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट ने, है ना, हमने क्या है कि जो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है ना, जो स्टैटिक एरर कैलकुलेट किया या फिर जो सिंपली एरर कैलकुलेट किया वो कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर क्या होता है बेटा, 10 एम्पियर आपका टोटल करंट ही है और 2 एम्पियर की यहाँ पर एरर आ गई। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज कितना आएगा, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर, ये कितना आ रहा है 0.2 और 20%, है ना। 0.2 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। ओके, 0.2 या फिर 20% का एरर यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू हमारी आ रही थी, है ना, 2 एम्पियर, ये क्या है कि अलग अलग करंट के लिए इसका अलग अलग मीनिंग है ना। ये क्या एग्जैक्ट मीनिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो 2 एम्पियर नेग्लिजिबल है, जैसा किस केस में आपने देखा जब 1000 एम्पियर को मेजर करना था तो 2 एम्पियर, उस केस में क्या आएगा आपका एरर, हमारा हमने कंसीडर किया यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसका तो कोई यहाँ पर ये यहाँ पर जो एरर है नेग्लिजिबल है। ठीक, और यहाँ पर क्या आपका एरर कंसिडरेबल है, इनटॉलरेबल हम बोल रहे हैं इसको। क्या इंटॉलरेबल, इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरर तो दोनों केस में सेम ही है। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो दोनों केस में सेम ही है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ के एरर को हम क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के एरर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एरर को नेग्लेक्ट करना चाहिए। एरर जो है ना आपका परमिशिबल लिमिट में, है ना, मींस क्या है कि एरर जो है ना आपका एक जो आपका परमिशिबल मींस क्या कहना चाहिए कि जितना आपका परमिट किया जा सकता है उस रेंज में एरर है कि नहीं, इस बात को जो है ना आपका एब्सोल्यूट एरर नहीं बताता, क्योंकि वो परसेंटेज नहीं बताता। वो सिंपली देखिए 1000 केस में 2 एम्पियर बता दिया, 10 के केस में भी 2 एम्पियर बता दिया। आप तो समझेगा कि नहीं एरर सेम आया, सेम कहां से आ गया, वो 1000 था तब 2 एम्पियर आया, कितना परसेंट 0.2%।
और यहाँ तो 10 था तो 2 एम्पियर आ गया, कितना परसेंट, 20% का एरर है ना। तो जो परसेंटेज एरर है ना वो मीनिंग करता है, वो मीनिंगफुल है, उसका बहुत महत्व है। एब्सोल्यूट एरर क्या है कि हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या है कि उसके हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पर निकाला भी है परसेंटेज एरर, ठीक है बेटा। तो एब्सोल्यूट एरर जो है ना उसका कोई खास महत्व नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, ओके। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में, मेजरमेंट की एक्यूरेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं देता। उसके बाद से देखिए आपका रिलेटिव एरर जिसकी हमने चर्चा अभी की थी, उसको थोड़ा देखते हैं। रिलेटिव एरर, द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मींस कहने का मतलब यह है कि हमने जो आपका, मैं यहां पर लिख रहा हूं देखिए, डेल ए या फिर इप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर, इसका डेफिनेशन कैसे लिखा था, ए एम माइनस ए टी। ए एम क्या था, मेजर्ड वैल्यू, माइनस ए टी ट्रू वैल्यू। और मैं अगर लिखूं रिलेटिव एरर तो इसको देखिए एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए टी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं यहां पर डिवाइडेड बाय आपका मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर क्या ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। तो ये किसके बराबर है, ए एम माइनस ए टी डिवाइडेड बाई ए टी, ओके। ए एम माइनस ए टी डिवाइडेड बाई ए टी मीन्स आपका जो रिलेटिव एरर है उसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि ये क्या है कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू नहीं बोलना है, क्योंकि अक्सर ऐसा मिस्टेक होता है कि नहीं, डिवाइड हम नीचे डिवाइड किससे कर देते हैं, हम मेजर्ड वैल्यू से करते हैं, लेकिन नहीं, नीचे डिवाइड किससे करना है, ट्रू वैल्यू से। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, दिस इज योर रिलेटिव एरर, दिस इज योर रिलेटिव एरर, ओके। ठीक है, रिलेटिव, इसको परसेंटेज एरर बोलते हैं जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस रिलेटिव एरर, द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर, है ना, ये क्वांटिटी, ओके, ये क्वांटिटी एम माइनस ए टी, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट या फिर आपका डेल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ओके। और ये कितना आपका, देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, ट्रू वैल्यू ए टी, ठीक है। अब इसी को देखिए हमने यहाँ पर ला दिया, ई आर किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होता है, ए एम माइनस ए टी, तो हमने लिखा ए एम माइनस ए टी एंड डिवाइडेड बाई ए टी, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सही कि हमने ए टी को इधर ला दिया तो हमारा कितना आ गया, ए टी एप्सिलॉन आर, ठीक है, प्लस ए टी को हमने फिर यहाँ ला दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब मैं बोलूँ ये बहुत छोटा सा स्टेप, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना वो इतना आ जा रहा है, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन कितना, इतना आ जा रहा है। आप थोड़ा सा पॉज करके इसको खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ए टी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, ए एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। ठीक, जहां पर ये एप्सिलॉन आर है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसको ना आपको क्या है कि पर यूनिट में जो वैल्यू आ रही है ना उसको रखना है, जो वैल्यू आपकी पर यूनिट में आ रही है ना उसको रखना है। पर यूनिट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए पिछले पेज में हमने देखा था 0.002 और इसी को हमने क्या लिखा था, 0.2%। तो ये जो था ना आपका पर यूनिट वैल्यू था, है ना, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका परसेंटेज वैल्यू, ओके। तो जो परसेंटेज क्या है कि जब आपका रिलेटिव एरर का जब आप डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू, तो जो वैल्यू आएगा ना वही आपका क्या, आपका पर यूनिट वैल्यू, ठीक है ना, क्या आपका पर यूनिट वैल्यू। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू। तो इस फॉर्मूला में आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं रखना, ईआर का वैल्यू किस में रखना, पर यूनिट में रखना है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन आर, ओके। ये भी थोड़ा दिमाग में रखिए, और कोई खास याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से क्या इसको लिखेंगे ना और बहुत जल्दी प्रोसीड करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे फॉर्मूला है ना, इनको भी थोड़ा दिमाग में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, एक और बात यहाँ लिखिएगा, अगर क्या है कि आपका जो ये रिलेटिव एरर है बहुत ही छोटा है एक से, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ऑलमोस्ट इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्नौली के जो आपके थ्योरम्स होते हैं ना, जो उनको, है ना, हम उसका यूज करके, जिसकी हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि ये जो 80 है ना किसके बराबर है, ट्रू वैल्यू किसके बराबर है, मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन आर, और ये किसके बराबर है आपका लगभग, अगर यार बहुत छोटा है तो मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ये दोनों क्या है कि लगभग लगभग आपके बराबर हैं। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये कब ट्रू होगा, जब यार क्या हो जाएगा आपका बहुत ही छोटा हो जाए एक से, ओके। तो देखिए हमने यहाँ पर रिलेटिव एरर के बारे में थोड़ी सी, जितनी अभी चर्चा करनी चाहिए थी उतनी चर्चा हमने कर ली। आगे हम देखते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी, है ना, व्हाट इज एक्यूरेसी। और यहीं पर देखेंगे हम प्रिसीजन, है ना। एक बहुत ही जनरल कंफ्यूजन होती है बच्चों में, और बच्चों में क्या है कि, है ना, सभी जगह, है ना, मेजरमेंट को छोड़ के बाहर दुनिया में आप कहीं भी बाहर जा करके, है ना, बात करेगा एक्यूरेसी मेजरमेंट, तो लोग बोलेंगे अरे एक ही बात तो होती है एक्यूरेसी मेजरमेंट, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या एक्यूरेसी मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा क्या बहुत बिग डिफरेंस होता है ना, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या है, इट इज मेजर ऑफ क्लोजनेस, measure of closeness of an instrument reading with the true value
अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्या कर रही है कि आपका मेजरमेंट कर रही है, ठीक है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जा रहा है, तो जो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग आ रहा है ना, जो इंस्ट्रूमेंट का आपका मेजर्ड वैल्यू आ रहा है ना, वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है ना, कितना क्लोज है, ये क्या है कि एक्यूरेसी बताती है ना। एक्यूरेसी क्या है कि आपका इस बात का माप है, मेजर है कि आपका जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, कितने क्लोज है। ये हमने डेफिनेशन यहां पर चर्चा किया। हमने क्या चर्चा किया? इट इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, है ना। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मींस मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, मींस मेजर्ड वैल्यू जो है ना ट्रू वैल्यू के कितने करीब है ना, इस बात का जो है ना मापक है ना, माप है आपका क्या है? एक्यूरेसी, ठीक है ना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है ना ट्रू वैल्यू के बहुत ही ज्यादा करीब है। ओके, बहुत ही ज्यादा करीब है, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक और बात हमने लिखी, एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरर। एरर के टर्म्स में इसकी चर्चा करते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट की जितनी कम एरर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा? वो एक्यूरेट होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा? वो एक्यूरेट होगा। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर प्रिसीजन एक नई शब्द आ गई, ठीक है, प्रिसीजन एक नई शब्द आ गई। चलिए हम प्रिसीजन पे चर्चा करें, इसके पहले एक उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास कोई करंट मेजर करना है, जिस करंट का है ना, आपका जो करंट है ना, करंट का एक्चुअल मेजर ट्रू वैल्यू, करंट का ट्रू वैल्यू मैंने यहां पर लिख देता हूं आई टी। करंट का ट्रू वैल्यू कितना? 100 एम्पियर। समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यू अगर पता होता तो हम मेजरमेंट भी क्यों करते? हम आप समझ जाए कि क्या होते हैं ये सब चीज, इसलिए हमने मान लिया ट्रू वैल्यू कितना है? 100 एम्पियर। ट्रू वैल्यू कितना? 100 एम्पियर। ओके, और हमने मेजरमेंट किया तो हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, 103 एम्पियर, ठीक है ना, 102.5 एम्पियर, 103.5 एम्पियर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ आपका मेजरमेंट आ रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि आपका भाई ट्रू वैल्यू कितनी है? 100 एम्पियर, और मेजर्ड वैल्यू कितना आ रहा है? 103 या फिर 102.5 या फिर 103.5, ठीक है। जो कि आपसे बता रहा हूं, ऑन एवरेज देखा जाए, इस तीनों का औसत निकाला जाए तो 103 आएगा, 103 आएगा। तो मैं अगर बोलूं कि यहां पर आपका मेजर्ड वैल्यू जो है ना, आपका जो आई है, आई की जो मेजर्ड वैल्यू है ना, आपका कितना? लगभग 103 एम्पियर के करीब में है। कितना? लगभग 103 एम्पियर करीब है, क्योंकि सबका इस तीनों का एवरेज लेंगे तो 103 एम्पियर आएगा। ओके, तो 103 एम्पियर के करीब में है। तो मैं यहाँ पर अगर क्या है कि एब्सोल्यूट एरर निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका? आपका क्या फॉर्मूला होता है? आई एम माइनस आई टी, भाई मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 103 माइनस 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आपका? 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर का, ठीक है ना। आपका यहाँ पर एरर आ रहा है 3 एम्पियर का, यहाँ पर स्टैटिक एरर, एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात हमने देखा, जब इंस्ट्रूमेंट एक ही इसी इंस्ट्रूमेंट से हमने बार बार जो मेजरमेंट किया, बार बार जो मेजरमेंट किया ना, तो पहली बार कितना आया था? 103, दूसरी बार कितना आया? 102.5, उसके बाद से कितना? 103.5, पता चला। और बार बार हमने मेजरमेंट किया, और जितने भी मेजरमेंट के वैल्यूज आ रहे हैं वो 103 के लगभग आसपास में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, आपको हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है ना आपका एक्यूरेट तो नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि भाई एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी? 100, और मेजर वैल्यू कितनी आ रही है? 103। इसका मतलब क्या? 3 एम्पियर का एरर है। लेकिन अगर इस इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन की बात की जाए, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करें और बार बार मेजर करें की क्वांटिटी को, तो जितनी बार हम मेजर करें ना, हर एक बार के जो मेजरमेंट आपके जो रीडिंग्स आए ना, वो आपस में बहुत क्लोज हों। ये मैटर यहां पर नहीं करता है कि ये जितने भी रीडिंग आ रहे हैं वो ट्रू वैल्यू से कितने क्लोज है कि नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। जैसे 100 है ना, और आपका क्या है कि पता चला कि नहीं मेजर वैल्यू कितना आ रहा है? 105, लेकिन बार बार मेजर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका? रीडिंग कितनी आ रही है? 105, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट तो नहीं है ना, क्योंकि ट्रू वैल्यू कितनी है? 100, मेजर वैल्यू कितनी आ रही है? 105, एरर तो 5 एम्पियर का है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत यह है कि हम इसको जो बार बार मेजर कर रहे हैं, उसी चीज को, उसी करंट को बार बार मेजर कर रहे हैं, तो हर एक बार रीडिंग कितनी आ रही है? 105, 105 के आसपास। हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट जो है ना बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। क्या बोलेंगे? बहुत प्रिसाइज। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि बार बार जो है ना ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी को जो हम बार बार मेजर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है आपका? बराबर रीडिंग दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपका एक्यूरेट नहीं है। तो आपको थोड़ी सी समझ में आई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या आपका कि जो मेजर्ड वैल्यू है ना ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, ये बताता है। जबकि प्रिसीजन ये बताता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम बार बार आपका मेजरमेंट करें, है ना, तो हर एक मेजरमेंट में वो जो रीडिंग्स है ना, हर एक मेजरमेंट में के जो रीडिंग्स है ना, वो आपस में कितने क्लोज हैं। मींस कहने का मतलब कि ये है कि यहाँ पर 100 एम्पियर का करंट ट्रू वैल्यू है, और उसको हमने मेजर किया 105 आ रहा है, ठीक है आपका,
तो यहाँ पर एरर कितना आ गया 5 एम्पियर का, लेकिन 105 जो आया आपका क्या आपका मेजर्ड वैल्यू है, और बार बार अगर हम मेजर करें तो 105 के थोड़ा सा आसपास ही आए, 104.8, 105.2। ठीक है, तो जितने वैल्यूज आपके बात तो सही है, 104.8 या 105.2 सभी क्या है 100 से बहुत दूर हैं, लेकिन जो बार बार जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है ना वो आपस में बहुत क्लोज है। तो कैसे क्लोज है कि 104.8, 105 या 105.2 ये सब आपस में तो क्लोज है ना, तो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा, प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि जितने हमने मेजरमेंट किया ना सभी रीडिंग क्या है आपस में बहुत नजदीक आए। हाँ, ये बात अलग है कि वो ट्रू वैल्यू से क्या बहुत दूर आए, ट्रू वैल्यू से दूर आए तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन स्टिल वो क्या है, प्रिसाइज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। तो प्रिसीजन की अगर डेफिनेशन की बात हम करें तो प्रिसीजन का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ देखिए यहां पर इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, है ना। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मींस अपने वैल्यू को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, कैसे कर पा रहा है। समान चलो इंस्ट्रूमेंट जो है ना 100 को 105 मेजर करता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन 105 को ही बार बार 105 मेजर करता है कि नहीं भाई। बार बार अगर 105 मेजर कर रहा है उस करंट को, तो भले वो आपका रीडिंग क्या है एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 105 अगर बार बार मेजर कर रहा है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या आपका प्रिसाइज है, इंस्ट्रूमेंट क्या आपका प्रिसाइज है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक और पॉइंट हमने लिख रखा है, ठीक, डेफिनेशन पे थोड़ा सा आप क्या है कि आप वीडियो को पॉज करके ठीक एक बार लिखने का प्रयास करिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भी रख सकते हैं आप अपने देखने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा हमने, बाई कैलिब्रेटिंग एन इंस्ट्रूमेंट वी कैन इंप्रूव इट्स एक्यूरेसी बट नॉट प्रिसीजन। आप इस बात को याद रखिए, इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन से हम उसको एक्यूरेट तो बना सकते हैं, लेकिन उसको प्रिसाइज, उसके प्रिसीजन को इंप्रूव हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कैन बी इनएक्यूरेट। अभी तो हमने चर्चा किया था, हमने क्या है कि यहाँ पर क्या लिख रखा है, आपने यही लिख रखा है कि एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है ना, एक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसाइज है, लेकिन हो सकता है वो इनएक्यूरेट आपका मेजरमेंट कर रहा हो। कैसे? और 100 एम्पियर को 105 एम्पियर मेजर कर रहा है, लेकिन बार बार जब मेजर करते हैं तो हर एक बार 105 एम्पियर ही देता है, या 104.8, है ना, 105 नहीं तो 104.8 या फिर 105.2, ठीक है दे रहा, तो सब आपस में तो बहुत करीब है, तो बात सही है, इंस्ट्रूमेंट तो आपका प्रिसाइज है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट चूंकि क्या आपका ट्रू वैल्यू 100 के अगेंस्ट 105 के लगभग वैल्यू दे रहा है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है कि इनएक्यूरेट है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो बात लिखी है क्या है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कैन बी इनएक्यूरेट, यस। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो प्रिसाइज हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना आपका इनएक्यूरेट भी हो सकता है। प्रिसाइज होने से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट होगा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, कैलिब्रेशन, है ना। हमने यहाँ पर बोला था कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके हम एक्यूरेट बना सकते हैं, प्रिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैलिब्रेशन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज कैलिब्रेशन। ओके, तो देखिए जब डेफिनेशन ऑफ द कैलिब्रेशन वी कैन से हियर, व्हेन, यहाँ देखिए विच लिख दिया मैंने, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड its performance is compared with an absolute or a standard instrument, and the instrument is modified according to the result of comparison if necessary। ठीक है ना, हमने यहां पर क्या लिखा, जब एक इंस्ट्रूमेंट को हम बनाते हैं, जब एक इंस्ट्रूमेंट को हम बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं बनाने के दौरान, है ना, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है इंस्ट्रूमेंट, उस दौरान मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि ये कितना अच्छा मेजरमेंट कर पाता है, एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाता है कि नहीं। तो ये मेजरमेंट सही कर पा रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस, जो मेजरमेंट के इसके जो परफॉर्मेंस है, इसको क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट या फिर आपके जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, उससे हम चर्चा करते हैं। ओके, हमने क्या है कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की चर्चा की थी, लेक्चर फर्स्ट या लेक्चर सेकंड था, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि हमने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा की है। ठीक है, उसका इस्तेमाल ही होता है कैलिब्रेशन के लिए, है ना। जो लेबोरेटरीज, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं, वहीं पे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है कैलिब्रेशन के उद्देश्य से। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट को हम बनाते हैं, जो कैलिब्रेशन का डेफिनेशन, उस पर हमारी चर्चा हो रही है। जब हम क्या कहते किसी इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस समय क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के परफॉर्मेंस से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, देखते हैं कि नहीं उसके जैसा इसका मेजरमेंट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो पता चल पाएगा ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है नया वाला इंस्ट्रूमेंट। और अगर क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आवश्यकता है कि नहीं यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया जाए, क्यों, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है ना आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कैसे भी करके, ठीक है, मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, और उसको क्या करते हैं हम
जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है ना उसके का जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो आइडियल परफॉर्मेंस है, जो रेफरेंस है जिससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं, उसके जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। और एक और बात, इसी दौरान हम क्या करते हैं कि जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के स्केल भी यहीं पर प्रिपेयर किए जाते हैं। स्केल स्केल कहने का मतलब क्या है कि, और अब मान लीजिए हमारे पास क्या है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, मेजर तो करता है करंट को, लेकिन किस फॉर्म में, बाय डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर करंट कैसे मेजर करता है, क्या होता है यहाँ पर, करंट के समानुपाती डिफ्लेक्शन हो जाता है। और हम क्या करते हैं, इस डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन और करंट में हमें रिलेशन पता होता है, तो उसको ध्यान में रख करके स्केल बना देते हैं। उदाहरण के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ना आपका ऐसा करता है कि 5 डिग्री पर है ना 3 एम्पियर करंट को मेजर करता है, 10 डिग्री पे 6 एम्पियर को मेजर करता है, 15 डिग्री पे कितना भाई आपका 9 एम्पियर को मेजर करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, 9 एम्पियर को मेजर करता था, यहाँ पे डिग्री लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। 9 एम्पियर को आपका 20 डिग्री जब डिफ्लेक्शन करता है तो 12 एम्पियर को मेजर करता है। तो यहाँ पर स्केल कैसा बनेगा, स्केल यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा कि आपका क्या है भाई, आपका सेंटर है, यहाँ से पॉइंटर लगा है, ठीक, 0 एम्पियर, 0 डिग्री 0 एम्पियर, ओके। और जब 5 डिग्री आपका ये है, 5 डिग्री के लिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 एम्पियर। और जो आपका 10 डिग्री है, आपका 10 डिग्री है, ये आपका 5 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 6 एम्पियर। और जो आपका 15 डिग्री है, यहाँ पर जो फिगर बन रहा है बहुत आइडियल नहीं बन रहा है, आप इसको मत देखिएगा सर इतनी बड़ी डिग्री बना रहे हैं और लिखना है बहुत छोटा। वास्तव में डिग्री जो है ना ऑलमोस्ट 60 डिग्री के बराबर है, तो क्या है रिप्रेजेंटेशन आपके समझने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना लगभग आपका मान के लिए 15 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंगल थोड़ी मेजर करेंगे, हमने एंगल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्केल है ना वहां पर ऑलरेडी करंट को लिख दिया है ना, और करंट की रीडिंग को हम क्या पर पढ़ते हैं। ये जो आपका प्रोसीजर होता है ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इसको तो क्या बोलते हैं, स्केल प्रिपेयर करना, इंस्ट्रूमेंट का स्केल प्रिपेयर करना, ये भी आपका कैलिब्रेशन का पार्ट है, ओके। तो कैलिब्रेशन के बारे में अगर आपके दिमाग में, मैं चाहूँ कि आपके दिमाग में कुछ डल जाए, अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। तो ये बात यह है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट को हम तैयार करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी होती है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के जो मेजरमेंट है ना, या हम ऐसा कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस की तुलना एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस से की जाती है, और आवश्यकता अनुसार उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि मॉडिफिकेशन किया जाता है, साथ ही साथ उस इंस्ट्रूमेंट जो है ना आपका उसके स्केल को भी प्रिपेयर किया जाता है ना। इस सब बातों को हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक हमारी क्या आ रही है, सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता आप इसको बोलते हैं, सेंसिटिविटी। अब देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इनपुट, ठीक है। पता चला कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, यही वाला इंस्ट्रूमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर क्या है देखिए बेटा, क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और ठीक है ना, करंट को मेजर करता है, इसका मतलब क्या है कि इसके कॉइल में करंट फ्लो होता है, और जो करंट फ्लो होता है ना, तो उस करंट के फ्लो होने के समानुपाती क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट क्या हो गया भाई, आपका रेडियन, क्या हो गया, रेडियन, है ना, क्या हो गया, एंगल, या फिर आप क्या बोलेंगे इसको, डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा पीएमसी, इसका आपका इनपुट क्या है, आपका करंट, और आउटपुट क्या है, आपका डिफ्लेक्शन, है ना। क्योंकि भाई जिस जिस चीज को मेजर करना है उसके समानुपाती, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट है, करंट को मेजर करना है, ठीक, उसके समानुपाती क्या करता है, डिफ्लेक्शन बताता है, इसका आउटपुट क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। ये बात है कि हमने आउटपुट जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन और करंट में हमें रिलेशन पता है, और उसके अनुसार क्या है कि हमने स्केल बना दिया है ना। जिस स्केल की चर्चा हम क्या है कि जब पीएमसी पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और ठीक से भी करेंगे, है ना, कि हम वहाँ पे स्केल लगभग लगभग कैसे बनाते हैं, ओके बेटा, ताकि दिमाग में एक आइडिया तो कम से कम आ ही जाए कि स्केल कैसे बनाते हैं या कैसे बनाया जाता होगा इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में। मैंने भी जाकर देखा नहीं है, मैंने कभी वैसे इंडस्ट्री में काम नहीं किया है जहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल जो किताब में बात लिखी है, जो हमने अपने एकेडमिक में पढ़े हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने पता चला कि नहीं, हमारा 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन हो रहा था 50 डिग्री हो रहा था, और करंट कितना हो गया हमारा, 11 एम्पियर हो गया, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 55 डिग्री, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। तो ये जो आउटपुट में डिफरेंस कितना आया आपका, डेल थीटा में डिफरेंस कितना आया, 5 डिग्री का, और करंट में डिफरेंस कितना आया आपका, 1 एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हमने, इट इज अ रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज का, आउटपुट में चेंज और इनपुट में चेंज का जो रेशियो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो देखिए यहाँ पर सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, ठीक है। 5 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसको क्या बोलेंगे भाई, 5 डिग्री, है ना, पर एम्पियर बोलेंगे कि नहीं। ये क्या हो गया सेंसिटिविटी इस इंस्ट्रूमेंट का, क्या मतलब क्या कि 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग इसमें
5 डिग्री का चेंज हो जाता है। ये क्या है इसकी सेंसिटिविटी। ओके, और सेंसिटिविटी साथ साथ ये भी बताता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो इस कम से कम कितने करंट को मेजर कर सकता है। अगर क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ आपके इनपुट में परिवर्तन के करस्पॉन्डिंग के इनपुट में परिवर्तन के संगत आउटपुट में कोई डिफ्लेक्शन ही ना हो, आउटपुट में कोई परिवर्तन ही ना हो, है ना, वैसे भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो जिस आपकी जो सेंसिटिविटी यहाँ पर टर्म है ना, ये बताती है कि इंस्ट्रूमेंट आपका जो है ना कितने छोटे से छोटे क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। ठीक, ये बात अलग है कि हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी हर एक जगह के लिए ठीक नहीं होते। पता चला कि जो आपके एस्ट्रे जो आपके है ना पैरामीटर्स है ना उनको भी डिटेक्ट करने लगे। ओके, एस्ट्रे पैरामीटर है उनको भी डिटेक्ट करने लगे। पता चला कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को मेजर करता है, और क्या है कि जब हमने उस इंस्ट्रूमेंटेशन किया, फ्लक्स को मेजर करता है, ठीक, आपके फील्ड को मेजर करता है, फील्ड को फ्लक्स को मेजर करता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को मेजर करता है। और क्या है कि जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या है कि जो वायरिंग की और उस वायर के जो करंट फ्लो हुए ना, पता चला उस करंट के फ्लक्स आपके फील्ड जो प्रोड्यूस हुए ना, उसने क्या है बहुत ही ज्यादा मेजरमेंट पे क्या है कि डिस्टर्बेंस, खलल डाल दी। ठीक, क्यों डाल दी? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड को हमें मेजर करना है और उसमें थोड़ा सा ही बाहरी का अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आके मिल रहा है तो उसके संगत भी आउटपुट में कोई ना कोई परिवर्तन दिखा देता है उसको जोड़ करके, है ना। तो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे नहीं होते। एक क्या है कि आपका ऑप्टिमल सेंसिटिविटी अच्छी होती है, और नीड ये किस पे डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरमेंट में है ना, किस परिस्थिति में इंस्ट्रूमेंटेशन करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले। ओके बेटा, तो सेंसिटिविटी का जो डेफिनेशन है आपको याद रखना चाहिए कि आपका रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। ओके, ठीक, इसके यूनिट्स क्या होंगे भाई? देखिए यहाँ पर मिलीमीटर पर माइक्रो एम्पियर, जैसे यहाँ पर क्या था आपका डिग्री पर एम्पियर, ठीक है ना, ऐसी काउंट्स पर वोल्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे इसके यूनिट हो सकते हैं। किस पर डिपेंड करेगा कि आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रूमेंट के क्या है, लेकिन आउटपुट का यूनिट डिवाइडेड बाय इनपुट का यूनिट, यही क्या होगा? आपका सेंसिटिविटी का यूनिट होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और छोटी सी बात यहाँ पर इस लेक्चर में हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इस लेक्चर में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। वो यहाँ पर यह है कि जो आपका सेंसिटिविटी है ना उसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम जो है ना आपका सेंसिटिविटी का, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन फैक्टर, डिफ्लेक्शन फैक्टर और इनवर्स सेंसिटिविटी। ओके, इनवर्स सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट क्लास से क्या है कि हम आपके लिमिटिंग एरर्स और परसेंटेज एरर्स और आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वगैरह की चर्चा हम शुरू करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इस लेक्चर में बेटा हम इतनी ही चर्चा कर रहे हैं। हम इस लेक्चर में हमने चर्चा किया ये था ट्रू वैल्यू, उसके बाद से मेजर्ड वैल्यू, उसके बाद से स्टैटिक एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर, इसकी हमने चर्चा की। और इसके बाद से हमने चर्चा क्या की आपका कि वे एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ओके, कैलिब्रेशन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, इन सब बातों की चर्चा की। धीरे धीरे क्या है कि हम बढ़ रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो, ठीक, और आगे जब आप पढ़ें तो गहराई से हम क्या है कि चर्चा करें मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो उस परिस्थिति में पता चला एक दो कोई टर्म जो हम चर्चा भी कर रहे हैं वो आपको वहां पता नहीं है, तो आप लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं हर एक जगह हर एक टर्म की चर्चा करूंगा तो लेक्चर तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए जो बात बात में हम जो 4-5 लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, ये बात बात सुनने में तो लग रही है, लेकिन ध्यान से सुन लेने से ही आगे जो है ना बहुत अच्छा हमारा काम होने लगेगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन भी डायरेक्टली इन सब बातों से बनती है एग्जाम्स में। ओके, तो इसका भी हमें, इस बात को भी ध्यान में रख करके हमें इन लेक्चर्स को सुनना चाहिए। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, टेक केयर।